मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर, जो कि आपकी बुक में लॉज ऑफ मोशन से दिया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया, है ना। तो हमने चैप्टर पढ़ लिया था थोड़ा, तो आज हम क्विक रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम सबसे पहले बात करेंगे इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या होता है, कौन बता? वेरी गुड। अपोज टू चेंज या फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, बात एक ही है। अपोज टू चेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में किसी दूसरी अपनी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाने में जो चेंज शो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अपोज टू चेंज, या उसी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। तो सबसे पहले हमने इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब भी आप जैसे बस में बैठते हो, आप जैसे बस की सीट है और आप बस में बैठे हो, है ना। आप बस की सीट और आप बस में बैठे हो और बस सडनली चालू होती है तो आपकी बॉडी किधर की तरफ मूव करती है? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? बस के मूव करने पर। जैसे आप बस में भी बैठे हो, जैसे बस है, मैं बस में बैठा हूं, जैसे बस चालू होगी तो मेरी पीठ आगे की तरफ जाएगी कि बस की सीट से टकराएगी? पीछे की तरफ जाएगी और बस की सीट से टकराएगी। तो क्या इसका यह मतलब है किसी ने मुझको धक्का दिया है? एक्चुअली कुछ तो होगा, धक्का जैसी चीज लगी तभी मैं पीछे गया हूं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, जब भी हम सीट पे बैठते हैं तो हमारी बॉडी के नीचे का जो हिस्सा रहता है, मतलब हमारे थाई से लेकर हमारे लेग वाला पोर्शन, ये पूरा किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में। तो शुरू में बस किसमें थी? रेस्ट में थी। जैसे बस चलेगी तो हमारी बॉडी का ये वाला पोर्शन जो है, जो बस के साथ कांटेक्ट में है, वो भी किसमें आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ये किसमें आ जाएगा? मोशन में। पर ऊपर वाला पोर्शन अभी भी किसमें है? ऊपर वाला पोर्शन अभी भी किसमें है? रेस्ट में। तो ये रेस्ट से मोशन में आने का क्या करेगा? ये रेस्ट से मोशन में आने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हमारी बॉडी का नीचे का हिस्सा आगे निकल जाएगा और पीछे का हिस्सा वहीं पे रहेगा। तो हमको क्या लगेगा? पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो किसी ने हमको क्या लगाया? धक्का लगाया और हम जाके सीट से टकरा गए। ठीक है, आगे बात समझ में सबको? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर जो गद्दे वगैरह बनते हैं, बेड वगैरह जो बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये इस बेड को लेते हैं और एक बड़ा सा डंडा लेते हैं, उस डंडे से इस बेड को खूब मारते रहते हैं। क्यों मारते हैं? मजा आता है, धूल निकालते हैं। चलो, वेरी गुड। तो ये धूल निकलने का कॉन्सेप्ट भी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है कि गद्दे के ऊपर क्या है? मेट्राइसिस के ऊपर बहुत सारी धूल जम गई। अब अगर किसी को अगर ऐसे धूल वाला मेट्राइसिस देंगे तो क्या परचेस करेगा? सोच के बताओ, है ना? नहीं करेगा। तो वो क्या करते हैं? बड़ी सी स्टिक लेते हैं, उस स्टिक से इसको मारना चालू करते हैं। तो जो आपका मेट्राइसिस रहता है वो किससे बना रहता है? स्पंज से बना रहता है। जैसे इसके ऊपर स्टिक लगेगी, स्पंज वाला पोर्शन मोशन में आ जाएगा और डस्ट पार्टिकल कहां पर रह जाएंगे? अपनी जगह, जिसको एयर उड़ाकर अलग कर देगी। डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पर रह जाएंगे, जिसको एयर उड़ाकर क्या कर देगी? अलग कर देगी। बात समझ में आ रही है ना? जैसे देखो, मान लो मेरा हाथ क्या है? मेट्राइसिस है और इसके ऊपर ये डस्ट लगी हुई। तो जैसे मेरा हाथ पे स्टिक मारेंगे तो क्या होगा? मेरा हाथ नीचे की तरफ जाएगा और डस्ट हवा में रह जाएगी और जो भी हवा चल रही होगी उसको अलग कर देगी। क्लियर है सबको? एक चीज आपने और ऑब्जर्व करी होगी, आप लोगों ने क्लास 9 से देखा और सुना होगा इस चीज के बारे में कि अगर हमने किसी ग्लास के ऊपर ऐसा पेपर रखा, ठीक है, और इस ग्लास के ऊपर क्या रखा है? जैसा कॉइन रखा, और इस कार्ड को हम आगे की तरफ धक्का देंगे तो ये जो कॉइन रहेगा किसके अंदर जाके गिर जाएगा? ग्लास में। तो देखो, एक्चुअली में शुरू में क्या था? ग्लास और ये कार्ड दोनों रेस्ट में थे। जैसे आपने इसको फोर्स लगाया तो कार्ड तो मोशन में आ गया, पर कॉइन अभी भी किसमें? कॉइन अभी भी किसमें? रेस्ट में। तो कॉइन रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगा, मतलब अपनी जगह पे रहेगा। जैसे कार्ड नीचे से हट जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉइन नीचे गिर जाएगा।
तो ये भी इसका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। डेफिनेशन दिखाई थी, सबको पता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, क्या होती है? वेरी गुड। क्या लिखा था? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, किस चीज का अपोज करेगी? इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट से मोशन में आना नहीं चाहिए, इन स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो हम सबके साथ में भी इनर्शिया जुड़ा हुआ है ना, जब हम आराम करते रहते तो हमको क्या लगता है कि आराम करते रहो, बैठे रहो, पढ़ाई मत करो, तो वहां भी क्या इनर्शिया है ना, आराम वाली स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते हम, कंफर्टेबल स्टेट। चलिए अब अगला इनर्शिया हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था, कौन बताएगा? देखो डेफिनेशन तो सबको समझ में, हाँ देखो मैंने क्या लिखा, डेफिनेशन सबको समझ में आ जाएगी, पार्शियल वेरी गुड। कांसेप्ट बताना, मोशन से किस में आने से अपोज करेगा? रेस्ट में आने से अपोज करेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कंटिन्यूअसली चलना पसंद करेगा, रुकना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसा एग्जांपल आपने कहां देखा? अगेन हम बात करते हैं ट्रेन या बस में। तो ट्रेन या बस में जब हम बैठे रहते हैं, मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है ना, और ये हमारी बॉडी का लोअर पोर्शन है जो कि ट्रेन की सीट के साथ में कांटेक्ट में। अब ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है तो ट्रेन के साथ साथ हमारी बॉडी भी अभी किस में? रेस्ट में कि मोशन में? मोशन में। अब मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई हो, ट्रेन ड्राइवर ने एकदम से ट्रेन ब्रेक लगाया, एकदम से ट्रेन ने क्या लगाया? ब्रेक लगाया। तो एक चीज बताओ, अब बॉडी आगे की तरफ जाएगी कि पीछे की तरफ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। क्यों आगे की तरफ जाएगी? देखो शुरू में ट्रेन के साथ में हमारा बॉडी का एक पोर्शन कांटेक्ट में था, दोनों चीजें मोशन में थी, तो हमारी पूरी बॉडी किसमें थी? मोशन में। जैसे ट्रेन स्टॉप होगी तो ये वाला पोर्शन और ट्रेन किसमें आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। पर अभी भी हमारी बॉडी क्या करना चाहेगी? मोशन करना चाहिए। तो मोशन करना चाहिए तो इधर की तरफ चली जाएगी, आगे की तरफ की पीछे की तरफ? आगे की तरफ चली जाएगी, है ना। इस फिनोमिना को तो आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा जब आप आपके दोस्तों के साथ एक्टिवा पर जाते हो या बाइक वगैरह पे जाते हो और कोई दोस्त आपका तेज गाड़ी चला रहा है, एकदम से जब वो ब्रेक लगाता है तो आप कहां झुकते हो? आगे की तरफ झुकते हो। जो चलाता रहता है उसकी तरफ झुकते हो ना, उससे जाके टकरा जाते हो। तो वो किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। क्लियर है सबको? हाँ, वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। एक्चुअली हम कूदते समय डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं पर बॉडी चेंज भी करना चाहते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम ऐसा कूद रहे हैं पर वो चेंज नहीं करती, मैं बता दूं। ठीक है, चलो तो इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिसने नहीं लिखी थी लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा। तो एक डेफिनेशन याद रखोगे, इससे बहुत सारे डेफिनेशन अपन बना लेंगे। ठीक है, अब अगला होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब बॉडी क्या चीज किस चीज में चेंज आने से अपोज करेगी? डायरेक्शन में चेंज आने से अपोज करेगी, है ना। डायरेक्शन में चेंज आने से अपोज करेगी मतलब आप लोगों ने सिंपल सा देखा होगा, रोलर कोस्टर वगैरह पे जब आप जाते हो या आप लोगों ने लोगों को रोलर कोस्टर राइड लेते हुए देखा हो, तो क्या होता है? रोलर कोस्टर जब सडनली एक डायरेक्शन में चलते चलते ऐसे ऊपर जाते जाते एकदम से जब नीचे जाता है, तो जब रोलर कोस्टर नीचे जा रहा था आपकी डायरेक्शन एकदम से चेंज हुई, तो आपकी बॉडी अभी भी कहां जाना चाहती है उस केस में? ऊपर की तरफ। या जब रोलर कोस्टर ऐसी कर्व वाली लाइन पर मुड़ता है, रोलर कोस्टर जब ऐसी कर्व वाली जगह पर टर्न होता है तो आपकी बॉडी किधर की तरफ झुक जाती है ना। और जिसने रोलर कोस्टर वाली चीज नहीं देखी हो, सिंपल सा कार या आपने कभी बस में गए हो या इंदौर में काफी रफ्ती चलाते हैं, वो टाटा मैजिक वगैरह जो होती है उसमें आप बैठे हो, तो वो लोग क्या करते हैं? जब सडनली टर्न लेते हैं तो आपकी बॉडी किधर की तरफ टर्न हो जाती है?
जैसे ये कार चल रही है और कार मान लो इस ट्रैक पे चलते चलते इसी इधर की तरफ टर्न हुई, एकदम से उसने डायरेक्शन चेंज करी, तो आपकी बॉडी इधर की तरफ टर्न हो जाएगी जिधर पुरानी डायरेक्शन थी। सीधे चलते चलते कार एकदम से इधर होती तो अपन दरवाजे में जाकर टकराते हैं ना, टकराते हो नहीं टकराते है ना। जैसे मान लो ये कार ऐसी चल रही है और एकदम से ऐसी टर्न होगी, तो जब कार ऐसे एकदम से टर्न होगी तो आप क्या होगा, अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आप ये वाले विंडो से टकरा जाओ, मतलब आपकी बॉडी अभी भी इस डायरेक्शन में मोशन करना चाह रही है। कार ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली पर आपकी बॉडी अभी भी इस डायरेक्शन में मोशन करना चाह रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? अब आप में से किसी ने बोला था कि सर जब बस से पूछते हैं तब भी तो इनर्शिया की बात होती है, तो बिल्कुल सही बोला था आपने। जैसे मान लो ये बस है ना, डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, ये बस है, ठीक है। अब ये बस का मतलब डोर है और बस कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में। अब मान लो कोई पर्सन एक से जो कि बस से सडनली कूदा, तो उसकी बॉडी पर एक ही टाइम पे दो इनर्शिया वर्क कर रहा है। एक तो इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी बॉडी मोशन से रेस्ट में आना चाहेगी क्या, तो अगर वो जैसे यहाँ पर यहां से कूदा है तो उसकी बॉडी क्या करना चाहिए, जैसे आगे की तरफ जाना चाहिए। इसकी बॉडी जैसे किधर जाना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए ना, आगे की तरफ, है ना। नहीं पीछे नहीं जाएगी, कैसे पीछे जाएगी, एक चीज बताओ, बस अगर आगे चल रही है, मोशन की डायरेक्शन आगे है ना, और जैसे वो अगर कूदा है तो बॉडी अभी भी किसमें, इनर्शिया बॉडी किसमें आने सपोज करेगी, रेस्ट में आने सपोज करेगी, तो मोशन की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी ना। तो जैसे आप कूदोगे तो ये क्या करेगी, इसे आगे की तरफ आने की कोशिश करेगी, है ना, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा तो सडनली क्या होगा, ये बस के आगे वाले टायर के नीचे आएगा, है ना। आपने सुना होगा बस पे अगर कोई बस से कूदता है तो ज्यादा चांसेस रहता है कि वो मतलब टायर के नीचे आ जाए, आगे वाले टायर में तो कम से कम इधर तो आ जाएगा। क्लियर है सबको, है ना। तो चलो इनर्शिया आपने समझ लिया। इनर्शिया के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, फोर्स। फोर्स क्या होता है, कौन बताएगा, फोर्स क्या होता है, सिंपल सी बात, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो कि क्या क्या चीजों में चेंज करेगा, स्टेट ऑफ बॉडी में चेंज करेगा। स्टेट ऑफ बॉडी में वेरी स्टेट ऑफ बॉडी में चेंज करेगा, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको किस में ला सकता है, मोशन में, है ना। आपने देखा होगा किसी की कार अगर मान लो खड़ी हुई है और 10 लोग 4-5 लोग मिलकर उसको धक्का लगा रहे हैं तो कार रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो कार रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में। और आपने देखा होगा मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है फोर्स से, जैसे जब आप क्या करते हो, मोशन से रेस्ट वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, क्रिकेट के अंदर जब फील्डिंग करते हैं तो कोई बॉल को मारता है, बॉल को बैट से हिट करता है, तो बॉल किस में होती है, मोशन में। पर जब फील्डर उसको पकड़ता है तो वो किस में आ जाती है, किस में आ जाती है, रुकते हैं ना बॉल को, रेस्ट में आ जाती है ना। आप बाइक चला रहे हो, आपने थोड़ी दूर पे देखा ब्रेकर है या जहां पर आपको जाना था वो जगह आ गई, आपने ब्रेक लगाया तो बाइक चलते चलते मोशन से किस में आ गई, रेस्ट में। तो वहां पर भी क्या आया, फोर्स आया। और क्या करता है फोर्स, शेप चेंज कर देता है, साइज चेंज कर देता है। हमने देखा है जैसे अगर चौक है, चौक के ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया, अभी चौक का साइज इतना बड़ा है ना, चौक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो चौक क्या हो गया, 2 छोटे छोटे सिलेंडर में डिवाइड हो गया, मतलब साइज चेंज हो गया। शेप की बात करते हैं अपन, किसी स्पंज जैसी चीज को, नरम चीज को क्या करते हैं, जब दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। क्लियर है सबको। और क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, फुटबॉल। फुटबॉल देखा होगा आप लोगों ने, फुटबॉल खेलते समय क्या करते हैं, प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास देता है और वो दूसरी डायरेक्शन में बॉल को मारता है, तो बॉल को दूसरी डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। है ना। तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट है जो कि इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
अब हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो यहाँ तक हमने एक ब्रीफ रिवीजन देखा है और अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हेडिंग लगा देते हैं फर्स्ट लॉ। क्या होता है फर्स्ट लॉ? आप में से मुझे पता है बहुत से लोगों को पता होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है। क्या होता है फर्स्ट लॉ? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली क्या करना चाहेगा? मोशन करना चाहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो बेसिकली देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगा। मतलब इसके अंदर इनर्शिया की बात हो रही है, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। किसके नाम से जानते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। अब देखो यहाँ पर दो तरीके की, पहले अपन स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट तो बहुत पुराना है ना, क्लास 9 से ये स्टेटमेंट चला रहा है। इफ एन object is in rest, 11th क्लास में इसके अंदर क्या आया है वो भी हम पढ़ेंगे। if an object is in rest it will be continuously in rest, or if an object is in motion, ऑब्जेक्ट की जगह बॉडी भी लिखते हो ना तो गलत नहीं है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी कंटिन्यूअसली इन मोशन, है ना। देखो यहाँ पे कौन सा मोशन की बात हो रही है मैं बता देता हूँ। अभी भी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, तो आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो हम अपनी यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी कंटिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it. An external force is applied on it. पहले क्लास 9 के लेवल से समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम क्लास 11 में क्लास 11 के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या बोलना चाह रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट का हमने बहुत बात एक ही स्टेट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या हो गया कि अगर एक बॉडी रेस्ट में रहना चाहिए तो वो रेस्ट में रहेगी। स्टेट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, अगर कोई बॉडी मोशन में रहना चाहिए तो वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि इसके ऊपर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लेना। तो जो आपने लिखा वो भी सही है और ये भी सही है, पर ये है कि ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से, है ना। आप उसको लिखते हो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली किस में रहना पसंद करेगी? रेस्ट में रहना पसंद करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली किस में रहना पसंद करेगी? मोशन में रहना पसंद करेगी। कब तक रहना पसंद करेगी? जब तक कि आप उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। सिंपल सा एग्जांपल, अपना क्लास की टेबल देखते हैं या अपने घर के अंदर टेबल या बेंचेस देखते हैं, तो जब तक आप उसको अपना हाथ से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रखते क्या वो अपने आप चली जाती है? ऐसा होता है कि आज आपके घर के डाइनिंग टेबल डाइनिंग हॉल में है, कल आप देखोगे तो रीडिंग रूम में चली जाएगी, परसों आप देखोगे तो वरांडा में मिलेगी और उसके एक दिन बाद देखोगे तो टेरेस पर घूमने चली जाएगी अपने आप। कभी ऐसा होता है? अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं होता है ऐसा। कहां से सुनते हो? सॉलिड के अंदर देखो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, पर वाइब्रेशन की वजह से वो मोशन नहीं आता। तो तुमको लग रहा है वो थोड़ा सा हिलती है और मोशन आता है पर दिखता नहीं।
सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में इतने क्लोजली पैक होते हैं कि वो वाइब्रेट करते रहते हैं, पर वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके कहीं आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, और उनका वाइब्रेशन ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। कुछ भी कहीं से भी फॉर्मेशन होगा, मतलब डिस्कस करो। चलो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली किसमें रहेगा? रेस्ट में। फॉर एग्जांपल अभी बताया, जैसे मान लो किसी की कार पार्क करके कोई चला गया, तो कब तक कार वहां पर खड़ी रहेगी? जब तक या तो उसको लोग बाग धक्का लगा के वहां से हाथ अलग नहीं हटा दें, या जिसकी कार है वो चालू करता रहे एक जगह से दूसरी जगह पर पार्क नहीं करता। बात समझ में आ गई सबको? अपने आप कार चली जाएगी क्या? है ना? अच्छा, तो ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि पहली लाइन में इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल बी कंटीन्यूअसली इन रेस्ट। इसके अंदर किसकी बात हो रही है? इनर्शिया ऑफ मोशन की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की? किसकी बात हो रही है? वेरी गुड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में नहीं आना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था? मोशन में आने का अपोज करेगा। सिमिलरली नीचे की स्टेटमेंट में देखो, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली किसमें रहना चाहिए? मोशन में। रेस्ट में आने का अपोज करेगा। मतलब ये वाली लाइन में किसकी बात हो गई? इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना? तो देखो, पहला तो समझना काफी है कि हमारे घर में कुछ भी सामान रखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग रखी है, चेयर, टेबल, बेड, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक कब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि आप उसको उठाकर नहीं रखेंगे। पर सेकंड वाला स्टेटमेंट समझना थोड़ा मुश्किल है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट समझने के लिए हम ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पर कोई सा दूसरा फोर्स नहीं, मतलब हम कहां चलेगा? वैक्यूम में चलेंगे, स्पेस में चलेंगे। अब मान लो स्पेस में जाकर अगर मैंने इस चौक को ऐसा फेंका, तो क्या ये चौक कहीं पे जाकर रुक जाएगा? स्पेस में इस जगह फेंका जहां पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी स्टार्स नहीं है, सिर्फ खाली जगह, क्या रुकेगा चौक? कंटिन्यूअसली चौक क्या करता जाएगा? सेम डायरेक्शन में चलता जाएगा। क्या चौक की स्पीड चेंज होगी? क्या चौक की स्पीड चेंज होगी? अगर मान लो मैंने चौक को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, क्या चेंज होगी? सोच के बताओ। क्या चौक की डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? जल्दी बता दो, सबको समझ में आ गया? आयुषी, भारती, पार्श्वी, अनीश, हाँ, चलो, क्या हो गया? भारती कुछ पूछ रहे थे? चलो, हाँ, समृद्धि, वरदान, मुस्कान, वीडियो चालू करके रखना है सबको, वीडियो बंद नहीं करना है। मुस्कान वीडियो चालू करो, नहीं तो रिमूव कर दिया जाओगे। समझ में आ गया ये सब? शिवानी, चलो, तो अगर हम स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कंटिन्यूअसली क्या करता जाएगा? मोशन करता जाएगा, मोशन से रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। पर अर्थ पे ऐसा क्या होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं, जैसे अर्थ पे अगर मैंने एक बॉल ली और उस बॉल को मैंने इसे फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर इसे लुढ़काया, तो कुछ देर बाद लुढ़कना बंद कर देंगे, उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है अर्थ पे? कोई बता सकता है? देखो, वेरी गुड। देखो तीनों चीजें ठीक है अपनी अपनी जगह पर अगर मैं एक बात बोलूं कि सिंपल सा, जैसे मान लो कि हमने ये फ्लोर है और यहाँ पर हमने बॉल को लुढ़काना चालू करा, तो बॉल लुढ़केगी और यहाँ पे जाके जाके क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत था? नहीं। न्यूटन ने क्या बोला था? कब तक मोशन करेगी? जब तक बाहर से कोई फोर्स भी लगे। तो इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें हो रही। अगर आप देखो तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, वो भी सही है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती है, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और दोनों के बीच में मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसके मोशन का अपोज करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेरी गुड, आपने बहुत सही चीज बोली, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मोशन का अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। मोशन का अपोज कौन करेगा?
मोशन का फोर्स कौन सा फोर्स करेगा? फ्रिक्शन फोर्स करेगा। बहुत सही चीज बोली आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, पर मोशन का फोर्स कौन करेगा? जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और रिलेटिव मोशन होगा, जैसे मेरे ये दोनों हाथ कांटेक्ट में है और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के ऊपर ऐसे स्लाइड करना चाह रहा है, तो ऊपर वाले हाथ के ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि मैं किससे बता रहा हूं? मेरे थंब की डायरेक्शन से बता रहा हूं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है सबको? सिमिलरली एयर भी, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक देगा। सिमिलरली एयर भी है, तो एयर भी क्या लगाएगी? उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना? एयर की वजह से जो फोर्स बनेगा उसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है सबको? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया? चलो, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लास 11 के हिसाब से क्या चीजें बोलता है वो देखिए। अभी तो हमने क्लास 9 के हिसाब से चीजों को देखा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने क्या रख दी है? किताब रख दी है, बुक रख दी है, जिसका मास m। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहिए, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स कैसे 0 बोल रहा हूं? अभी मैंने बोला अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन 0 है तो सबको पता है फोर्स होता है भैया मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। तो एक चीज बताओ, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या? इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा है? इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें ना, तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसका डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, और एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये जो टेबल की कांटेक्ट में आएगा। तो जब भी कोई दो चीजें कांटेक्ट में आती है, एक चीज याद रखो, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो दो तरीके के फोर्सेस बनेंगे। एक फोर्स बनेगा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस है ना, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, और एक फोर्स बनेगा टेंजेंट टू द पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। कितने तरीके के फोर्स आएंगे? जल्दी से करो, दो तरीके। एक फोर्स लगेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कांटेक्ट सरफेस के 90 डिग्री पे, और एक फोर्स लगेगा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? तो देखो, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा और एक क्या लग रहा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा। पर दोनों के इफेक्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? यहां पर कैंसिल कर रहे हैं, है ना। मतलब आप देखो वेक्टर, ये भी क्या है? फोर्स है, मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी फोर्स है, मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को आप प्लस करोगे ना, दोनों को आप प्लस करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वेक्टर आर फोर्स, है ना, तो दोनों का सम कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। आगे बात समझ में? है ना। मान लो ये मैंने अपने हाथ पे डस्टर रखा, तो ये डस्टर और मेरा हाथ के बीच में कांटेक्ट सरफेस बन रही है, जहां ये डस्टर मेरा हाथ को टच कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट सरफेस। अब मेरा हाथ क्या चाहेगा? इस डस्टर को हटाना चाहेगा अपने ऊपर से, तो इसके ऊपर क्या लगाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आगे बात समझ में? यहां पे केमिस्ट्री कहां लगा है? यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करी। यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स रखा, उसी चीज के ऊपर कुछ सामान रखा, तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है?
मेरे हाथ की टेंडेंसी क्या है कि आपने इसके ऊपर ये सामान रखा तो इसको हटाना चाहेगा तो इसके ऊपर किधर की फोर्स लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से आएगा? बात करें क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अभी तक अपन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, है ना? चीजों को मिक्स मत करो, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अभी की स्टडी में क्योंकि हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो ये पैरेलल टू द सरफेस वाले फोर्स को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना? अच्छा, यहां से एक पॉइंट लिख लो, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होना पॉइंट। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो एक फोर्स आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कैसा होगा? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। लिख लो अपनी कॉपी में, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो क्या आएगा? एक फोर्स आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। डायरेक्शन कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, है ना? और एक और फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स में पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, जिसको अभी हमको स्टडी नहीं करना है। क्लियर है सबको, है ना? अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस हमेशा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फोर्सेस always exist in pair। फोर्सेस हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में। तो देखो टेबल, सुनो, देखो दोनों की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, टेबल और बुक है। तो टेबल बुक की सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स लगा रही है R, तो बुक भी टेबल की सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स कितना लगा रही होगी? R लगा रही है, है ना? तो देखो ये R को मैंने अलग कलर से क्यों बनाया है? क्योंकि येलो कलर वाला R बुक के ऊपर लग रहा है और ग्रीन कलर वाला R किसके ऊपर लग रहा है? किसके ऊपर लग रहा है? टेबल के ऊपर लग रहा है। मैंने क्या बोला? जैसे आपने बुक को रखा तो टेबल ने बुक को ऊपर धकेलने के लिए फोर्स लगाया, जिसको हमने क्या बोल दिया? ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आ। तो बुक भी तो टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी, बुक भी टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी। और ये आपने पढ़ा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से, है ना? तो बुक भी टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी, किधर की डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। तो ये वाला R टेबल के ऊपर लग रहा है और ये वाला R बुक के ऊपर लग रहा है। एक दूसरे से कैंसिल मत कर देना इनको कभी। क्लियर है सबको? अच्छा, टेबल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है बुक R, और टेबल के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो इन दोनों फोर्सेस का भी सम कितना होगा? 0 होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला? सिंपल सा कि अगर कोई बॉडी है जिसके अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4। अगर कोई बॉडी F1 F2 F3 F4 फोर्स लग रहा है, बॉडी किसमें है? रेस्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा? सभी का कंबाइंड इफेक्ट कितना होगा? सभी का कंबाइंड इफेक्ट कितना होगा? 0 होगा। मतलब F नेट कितना होगा? 0 होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, नेट फोर्स अगर 0 होगा मतलब मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। 0 कहां से हो गई वेलोसिटी? एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट, है ना? इसका मतलब जब हमने स्पेस में चौक को फेंका, या मान लो हमने किसी
स्मूथ सरफेस पर बॉल को क्या कराया, रोल कराया ऐसी सरफेस है जिस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसी सरफेस के ऊपर। तो ऐसी सरफेस आगे की तरफ जितनी स्पीड से मोशन कर रही है कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से क्या करती जाएगी, मोशन करती जाएगी, है ना। आगे बात समझ में, मतलब अगर ये बॉल है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में और ऐसी सरफेस पे जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो अभी इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और इस बॉल के ऊपर सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आ रहा है ना। देखो फोर्सेस हैं पर सभी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा, सभी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट 0। ठीक है, सभी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, 0, और ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली सेम स्पीड से इस डायरेक्शन में मोशन करता जाएगा। क्लियर है सबको?